दोस्तों नमस्कार। और बहुत दिनों बाद आज अनुभव और मृगांक से बात करने का मन बना है। आज बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से उत्तराखंड में पौड़ी जनपद और देहरादून जनपद सहित 5 और जनपद हैं जहां अत्यधिक बारिश की वजह से विद्यालय बंद हैं। तो आज उनको मौका मिला है थोड़ा-सा पढ़ाई लिखाई से अलग हटकर कुछ बात करने का। तो हमारे पास एक किताब है, बन बन गेंडे की कहानी, जिसे शक्ति रूपा पराशर ने लिखा है और उसके जो चित्र हैं वो दुर्लभ भट्टाचार्य ने बनाए हैं। और इस किताब को राष्ट्रीय पुस्तक न्यास ने प्रकाशित किया है। तो इस किताब को हमारे इन दोनों साथियों ने पढ़ा है और वो इस किताब के बारे में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि इस किताब का जो मुख्य पृष्ठ है, आवरण, उसको दिखाया जाए। तो अनुभव से निवेदन रहेगा कि वो इसको दिखा दें ज़रा कि किस किताब पर हम बात कर रहे हैं। अभी दिख नहीं रहे, अपने ऐसे लगा लीजिएगा। तो ये किताब है। तो सबसे पहले हम मास्टर मृगांक से बात करना चाहेंगे कि वो इस किताब के बारे में कुछ बताना चाहें। तो स्वागत है। जी। तो इस किताब में एक बात है जो मुझे काफी पसंद आई कि इस किताब में एक लड़का था, लाटू मणि। और एक दिन उसके गांव में बहुत बाढ़ आ गई। जैसे यहाँ भी मौसम काफी खराब है, वैसे भी वहाँ बहुत हफ्तों से बारिश हो रही थी। तो एक दिन बाढ़ आ गई। फिर लाटू मणि ने बाढ़ में देखा कि गैंडे का बच्चा बहता हुआ आ रहा है। पर उसे डर था कि अगर मैं उसको बचाने गया तो दादाजी मेरे को मारेंगे, क्योंकि उसके दादाजी ने उसे कहा था कि ऐसे छिछले पानी में सांपों और अन्य जानवरों का डर रहता है। पर उसने एक नाव बनाई बांस से, और फिर वो उसे खेते खेते आगे चल दिया। पहले तो उसे बहुत डर लगा, अगर दादाजी ने देख लिया तो मैं बहुत मार खाऊंगा। पर तब उसके अंदर ऐसी हिम्मत आई और वो नाव खेने के लिए तन कर खड़ा हो गया और नाव खेने लगा। तब आगे उसने देखा कि गेंडे का बच्चा उसी ओर आ रहा है, जिस साइड वो अपनी नाव खे रहा था। फिर वहां पे जो नगरवासी थे वो भी खड़े हुए थे और वो वहां से चिल्ला रहे थे, लाटू लाटू गेंडे को बचाओ, गेंडे को बचाओ। और तब गेंडे की उसने पूंछ पकड़ी। पूंछ भी छोटी सी होती, पर जैसे जैसे पकड़ ली और बांस के उसमें ला गया और बड़ी मुश्किल से खेते खेते किनारे पहुंचा। तब जो गांव का सरपंच था उसने लाटू को गले लगा लिया, शाबाशी भी दी और बोला, तुमने इस गेंडे को बचाकर बहुत बड़ा काम किया है, तो तुम्हें इसका पुरस्कार मिलेगा। पर एक डर है, ये जो फॉरेस्ट वाले आदमी होते हैं वो गेंडे का जो सींग होता है वो करोड़ों में बिकता है, और उससे वो गेंडे को मारकर उसका सींग ले लेते हैं। लाटू यह सुनकर बहुत डर गया। तो उसने सोचा क्यों ना इस गेंडे का नाम बनबन रखा जाए और इसको मैं पालूंगा। फिर वह बनबन को लेकर अपने घर चला गया। फिर उसने उसको खाना पीना दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन उसके ताऊजी उनके घर आए। तो उसके ताऊजी ने बोला, सुना है लाटू, तुमने एक गेंडे को पकड़ा है। इस गेंडे का सींग काटने लायक हुआ है या नहीं? और लाटू डर गया। उसने कहा, सींग काटने को? नहीं, मेरे लाटू का सींग कोई नहीं काटेगा। इसे ये जैसा है इसे वैसा रहने दो, मैं इसका सींग नहीं कटवाना चाहता। तब ताऊजी ने बोला कि कभी ना कभी फॉरेस्ट वाली आदमी आएंगे और इस गेंडे को उठाएंगे और तुमसे छीन कर ले जाएंगे। इसका सींग उठा लेंगे, काट लेंगे, इसे मार देंगे और सींग लाखों में बेचेंगे। पर लाटू डरने वाला नहीं था। वह नहीं डरा और उसने जो वो गेंडा था बन बन, उसको अपने साथ पाल के ही रखा। फिर एक दिन उसने अपने ताऊजी और उसके पापा को कहते सुना कि अरे, ये क्या हो रहा है। उसने बात सुनी तो उसका सिर चकरा गया। असल में बात यह हो रही थी उसके पापा और ताऊजी के बीच में कि जब ये सो रहा होगा, हम इसके जो गेंडा बन बन है उसका सींग काट लेंगे और उसे मारकर जंगल में छोड़ देंगे। और लाटू ने यह सुन लिया।
फिर लाटू यह ऐसा नहीं होने दिया। वो वहां जाकर अपने पापा को मनाने लगा। उसके पापा ने सोचा ये बहुत बुद्धिमान है, क्यों ना कुछ और खेला जाए, खेल मतलब जो खेल होता है। फिर वो एक दिन फिर योजना बनाने लगे कि बनबन को नहीं उसकी माँ को मारते हैं। सुना है कि बनबन की माँ अभी जंगल में ही देखी गई है, और वो वहां जाकर बनबन की माँ की तलाश करने लगे। तलाश करने के बाद जब बनबन की माँ मिल गई तो उन्होंने सोचा एक गड्ढा खोदते हैं एक पेड़ के पास, और जब उसकी बनबन की माँ वहां गिर जाएगी तो हम उसको मारकर उसका सींग काट लेंगे। फिर फिर जब लाटू ने यह सुना तो तुरंत एक पेड़ पे चढ़ गया। जब चढ़ते चढ़ते वो पेड़ की फुनगी के पास पहुंच गया तो उसने देखा नीचे 4-5 लोगों की आवाज आ रही थी। उसने अपने ताऊजी और अपने पापा की आवाज पहचान ली। तो उसने कहा, ओह, तो ये बनबन की माँ को मारना चाहते हैं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो वो तुरंत पेड़ की फुनगी से उतरा, चुपके चुपके, और अपने दादा के पास गया। उसने दादा को सब बात बताई। फिर उसके दादा ने कहा, चलो फॉरेस्ट ऑफिसर के पास चलते हैं, वही इस समस्या का कोई समाधान निकालेंगे। फिर उसके फिर लाटू ने अपने दादा को कहा, दादा दादा जल्दी साइकिल चलाओ, वरना वो लोग बनबन की माँ को मार देंगे। फिर जब वो पहुंचे 1 घंटे में वहां फॉरेस्ट ऑफिसर के पास, उन्हें भी सब बात बताई गई। फिर वो कुछ आदमियों के साथ बंदूक लेकर चले गए उसी तरफ। फिर फॉरेस्ट ऑफिसर ने लाटू से पूछा, तुम्हें पूरा रास्ता पता है ना? लाटू ने बोला, जी मुझे पूरा रास्ता पता है। फिर जब वो लोग वहां पहुंचे तो देखा कि उसके पापा लोग और ताऊजी जो 4-5 लोग थे, वो एक जो बोरा था उसमें कुछ भरकर ले जा रहे थे, और जो बनबन की माँ थी वो गड्ढे में पड़ी हुई थी, पर उनको यह अभी पता नहीं था। फिर जब लाटू दौड़ते दौड़ते गड्ढे के पास पहुंचा, वो ठोकर खाकर गिर पड़ा। तब उसने देखा कि वहां बनबन की माँ मरी पड़ी है। अरे! उसका थोड़ा सा मांस भी गायब है और सींग भी गायब है। वो रो उठा, काफी रोया। फिर जल्दी से फॉरेस्ट ऑफिसर वालों ने उसके पिता, उसके ताऊजी और 4-5 लोगों को पकड़ लिया और जेल में डलवा दिया। फिर घर जाकर जब फॉरेस्ट ऑफिसर ने कहा कि हम इस जंगली जानवर को जंगल में छोड़ देते हैं, तो तब उसने कहा, लाटू ने, नहीं, आप इसे चिड़ियाघर ले जाइए, वहां ये ठीक रहेगा, क्योंकि अगर आप फिर से इसको जंगल में छोड़ देंगे मेरे पिता फिर इसे मार देंगे। फिर अब उसके पिता और उसके ताऊजी जेल में थे। फिर लाटू ने अपने दादा से पूछा, दादा आप क्या मुझसे नाराज है जो मैंने पापा को जेल में डलवा दिया? फिर उसके दादा ने कहा, बेटा मैंने कभी तुम्हारे पापा को ऐसा करने की शिक्षा नहीं दी थी, पर उसने ऐसा कर दिया तो मैं क्यों नाराज होऊंगा तुमसे। फिर लाटू ने बनबन को चिड़ियाघर रवाना कर दिया। लाटू की माँ बहुत रोई। लाटू की माँ ने कहा, तुमने अपने पिता को ही जेल में पकड़वा दिया। पर लाटू ने कहा उन्होंने गलत काम किया, इसके लिए वजह से उन्हें जेल जाना पड़ा, और जो गलत काम करता है उसका अपना बुरा होता है, इसलिए पापा ने भी गलत काम किया था। और कहानी यहीं खत्म हुई। अच्छा, तो ये मृगांक ने तो पूरी कहानी हमारे सामने रख दी, और बड़ा ही इसका जो अंत है वो बड़ा ही अलग तरह का और वैसा है। हालांकि घरों में हम सब लोग कई बार गलत बातों का समर्थन करते हैं या कई बार हम गलत बातों की अनदेखी कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर लाटू ने ऐसा नहीं किया। तो अब अनुभव की ओर चलते हैं। तो अनुभव, आपको ये कैसी कहानी लगी? जी, मुझे तो यह कहानी इसलिए अच्छी लगी क्योंकि इसमें संदेश दिया गया है हम्म। कि जो बुरा काम करता है वह उसके साथ भी बुरा ही होता है। अच्छा, तो ये जो कहानी है, ये इसमें जो जानवर है वो गेंडा, हमने गेंडा या तो फिर चिड़ियाघर में देखा है, हमारे आसपास तो होता नहीं है। तो क्या आप बता सकते हैं कि ये कहानी किस संदर्भ में और कहाँ की कहानी मानी जाएगी, और इस कहानी की जो पात्र हैं, इसका जो परिवेश है, इसके सामने जो एटमॉस्फेयर है, वो कहाँ का हम इसको मान सकते हैं? जी, हमें इसे मानने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है हम्म। क्योंकि कहानी में दिया गया है
कि यह कहानी कहाँ की है। अच्छा। देखिए मैं आपको अभी बताता हूँ हम्म, यहाँ पे। हम्म, नहीं वैसे ही बता दीजिए लाटू का मन हाँ, जैसे बन बन की तलाश में गुवाहाटी में भटकने लगा। अच्छा। आखिरी में कहानी के अंत में हमें ये बताया गया है। हाँ। और गुवाहाटी में यहाँ पे इसमें पहले भी एक, यहाँ शुरू में देखिए बहुत बड़ा 2 प्रूफ्स दिए गए हैं हमें। हम्म, काजीरंगा जंगल के पास ही एक गांव था। अच्छा गांव का काजीरंगा, नाम था ठीक। बनगांव। तो अच्छा। काजीरंगा तो असम में है हम्म, और ये गुवाहाटी के बारे में बताया गया है इसमें। हम्म, तो हमें साफ साफ पता चलता है कि यह हम्म। असम की कहानी है। अच्छा तो असम और अगर हम आप तो असम गए नहीं होंगे शायद, और तो असम और उत्तराखंड में क्या अंतर है? असम किस और है और उत्तराखंड कैसा किस और है, और उन दोनों राज्यों में क्या फ़र्क आप देखते हैं इस कहानी के हिसाब से? इस कहानी के हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड में ना तो गैंडे होते हैं, हुँ, और जिस तरह के गांव यहाँ पे हमें दिखाए गए हैं हुँ, उस तरह के गांव भी उत्तराखंड में इतने नहीं पाए जाते हैं। अच्छा। पाए तो जाते हैं लेकिन हुँ, इतनी ज़्यादा संख्या में नहीं। तो जी। और जिस तरह से इसमें अलग-अलग लोगों की शक्लें, अलग-अलग लोगों का पहनावा हुँ, और अलग-अलग जगहें दिखाई गई हैं, हुँ, उस हिसाब से साफ पता चल रहा है कि यह उत्तराखंड नहीं है, ठीक। यह असम है। तो काज़ीरंगा के बारे में कुछ जानते हैं? जी, कई बार पढ़ा है, हुँ, स्कूल में पढ़ाया गया है, हुँ, ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है हुँ, कि एनिमल्स एंडेंजर होते जा रहे हैं, उन्हें बचाना होता है, अच्छा, और उसी में गैंडा भी शामिल है। अच्छा, और गैंडे को इसलिए मारा जा रहा है क्योंकि उसका दाँत दाँत तो नहीं, उसका सींग बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हाथियों को भी इसलिए मारा जाता है हुँ, क्योंकि जो इन दोनों की दुर्लभ चीज़ें हैं, हुँ, सींग और दाँत, हुँ, इनका कई जगहों पे उपयोग किया जाता है। अच्छा, अब तो इसे इलीगल करार दिया गया है, हुँ, हुँ, लेकिन अभी भी कई सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ ये इलीगल हंटिंग और पोचिंग हमें सुनने में आती है। अच्छा, और ये काम चलता रहे, हुँ, और उन्हीं के डर से जो ऐसा काम करते हैं, हुँ, पुलिस तक या जो बड़े-बड़े विभाग हैं, बड़े-बड़े ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, उन तक ये बात नहीं पहुँच पाती है कि हुँ, इलीगल हंटिंग और पोचिंग अभी भी चल रही है। अच्छा, तो सो नेशनल पार्क है, काज़ीरंगा एक नेशनल पार्क है असम ठीक। में। हुँ, 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 सो नेशनल पार्क के अंदर तो प्रोहिबिटेड है कि हुँ, इसको किसी भी तरीके से हम इसका वो नहीं निकाल सकते हैं। हुँ, ना तो हम इसका दाँत निकाल सकते हैं हाथी का, हुँ, और ना ही हम किसी गैंडे का सींग निकाल सकते हैं। और वैसे भी जो जंगली जानवर हैं उनको मारने का हक हमको नहीं है, और जी हाँ। जानवर बचे रहेंगे तो हम भी बचे रहेंगे। तो कोई कनेक्शन मृगांक आपको लगता है कि जानवरों का बचा रहना मनुष्य के लिए ज़रूरी है? आप दोनों जो भी दोनों में से कोई भी इस बात को कहना चाहे कि आखिर सरकार या जो बड़े संवेदनशील लोग होते हैं वो क्यों ऐसा कहते हैं कि हमको जानवरों को नहीं मारना चाहिए? क्या उसके पीछे क्या फ़िलॉसफ़ी होगी या क्या साइंटिफ़िक का कॉज़ होगा कि हमको जानवरों को नहीं मारना चाहिए? अब इसके 2 कॉज़ेज़ हैं जहाँ तक मुझे लगता है। हुँ, पहला धार्मिक कॉज़ हुँ, कि हमारे जो वेद हैं, हुँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, हुँ, उनमें हर वेद में ये बात साफ-साफ कहती गई है हुँ, कि ये एक पाप है। अच्छा, वैसे तो मैं इस बात को नहीं मानता कि हुँ, ऐसा पाप-वूप भी कुछ होता है, गलत काम हम इसे कह सकते हैं। हुँ, तो वेदों में इसके खिलाफ बात कही गई है कि हमें जानवरों को मारना चाहिए, इसके खिलाफ कहा गया है। नहीं मारना चाहिए मतलब। एक तरह से जानवरों को नहीं मारना चाहिए, उन्हें भी हुँ, जीने का हक है। हुँ, और अगर साइंटिफिक रीज़न की तरफ बढ़ें, तो साइंटिफिक रीज़न ये है कि अगर हम किसी जानवर को मारते हैं, तो काफ़ी कुछ प्रभावित होता है। जैसे? एनवायरनमेंट, अच्छा, इकोसिस्टम, फूड चेन, इतने सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं एनवायरनमेंट में। ओह! उनमें काफ़ी अंतर आता है, काफ़ी फ़र्क पड़ता है अगर कोई एनिमल एंडेंजर या एक्सटिंक्ट होता है तो। अच्छा, तो तो जी, तो ये जो एनिमल है, यानी हुँ, कि ये जो गैंडा है, हुँ, इसको इसके सींग के लिए मारा जा रहा है। हुँ, अब अगर ये गैंडा मरता रहेगा, तो हुँ, इसे खाने वाले जीव भी तो प्रभावित होंगे। और हुँ, जो इसको खाते हैं गैंडे को, हुँ, और जो उन जीवों को खाते हैं, उन जीवों को जो गैंडों को खाते हैं, तो फूड चेन में काफ़ी परिवर्तन हो रहा है। और जो गेंडा जो घास वग़ैरह खाता है उसको खरपतवार वो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तो बड़े पैमाने पे घास खाता है। तो मृगांक आपको क्या लगता है कि इस कहानी में जो चीज़ आई कि मतलब हमको जानवरों को नहीं मारना चाहिए और जंगली जानवरों को पाल नहीं सकते हम, एक बात ये भी आई है, और उसमें आपने ये कहा था कि फॉरेस्ट वाले इसको मार देते हैं, बल्कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो जंगली जानवरों की रक्षा के लिए है, जंगली जानवरों को बचाने के लिए है। लोग जो आसपास के लोग होते हैं, गांव के लोग होते हैं, शहर के लोग होते हैं, लालची लोग होते हैं, वो लोग जंगली जानवरों का शिकार करते हैं। तो जंगली जानवरों से एक तरफ तो मनुष्य को खतरा भी तो है,
और एक तरफ आप कह रहे हैं कि उनको नहीं मारना चाहिए, तो आपका क्या कहना है? मतलब ये जो जंगली जानवर होते हैं, हम्म, इनकी एक फूड चेन होती है, अच्छा। और वो जो फूड चेन होती है वो एक मक्खी से लेकर कितने भी बड़े जानवर तक हो सकती अच्छा, मक्खी से लेके हाथी तक। है। हम्म, जैसे मक्खी को छिपकली खाती है, और हम्म, अगर मक्खी नहीं रहेगी तो छिपकली भी नहीं रहेगी। अब जब हम्म, छिपकली को जो जानवर खाता है तो वो भी नहीं रहेगा। हम्म, अब जो छिपकली को जानवर खाता है, जब वो नहीं रहेगा तो अगर उस जानवर को वो नहीं है इस दुनिया में, तो वो भी ऐसे जिंदा नहीं रह पाएगा। अच्छा, अगर मान लो सारे जानवर इस पृथ्वी से हट जाएं और मनुष्य रहें, तो क्या मनुष्य बच जाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर? क्योंकि अगर सारे जानवर हट जाए तो उनमें गाय भी है, हम्म, भैंस भी है, हम्म, तो वो हमें दूध देती है जिससे हमारा पोषण बढ़ता है। हम्म, वैसे आप कह रहे हैं कि अगर सारे जानवर हट जाए तो हम कुछ ही दिन जिंदा रह पाएंगे, अच्छा, कुछ ही दिन, क्योंकि गाय का हम रोज दूध पीते हैं, रोज तो हम ताकतवर दूध बनते पीना हैं। छोड़ देंगे? दूध पीना छोड़ देंगे तो हमारे शरीर में पोषण नहीं रहेगा। बहुत सारे तमाम ऐसे लोग हैं जिनको दूध नहीं मिलता, तो वो भी तो जिंदा हैं। अगर गाय, भैंस, बकरी जो दूध देने वाले जानवर हैं, अगर वो पृथ्वी से हट जाएं, तो मनुष्य के जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव ये पड़ेगा कि उन्हें पोषण नहीं मिलेगा, वो बहुत ही दुबले हो जाएंगे। अच्छा, इतने दुबले, जरूरत से भी ज्यादा दुबले, उनसे खड़ा भी नहीं उठा जाएगा और वो वहीं मर जाएंगे। अच्छा। तो अनुभव, आपको कुछ और कहना है इस कहानी के बारे में? जी, इन्होंने बताया कि अगर फूड चेन ना भी रहे तो इंसान तो जिंदा रह सकता है ना, क्योंकि सारे इंसान तो एनिमल्स से रिलेटेड नहीं है, फूड के लिए एनिमल्स पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन अगर सारे एनिमल्स को मार दिया जाए तो इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट भी तो प्रभावित होगा। और अगर उन सभी जीवों को मार दिया जाए तो कहाँ जाएंगे? वो पृथ्वी में ही तो रहेंगे। वो सड़ेंगे, अब उनको कोई खाने के लिए भी नहीं रहेगा, क्योंकि बाज भी जानवरों में ही तो आते हैं। साइंस के हिसाब से सब जानवर हैं, हम इंसान तक को जानवर कहा गया है। और ये जो पेड़ पौधे हैं, ये इतने बढ़ जाएंगे, इन्हें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी, क्योंकि ये रिस्पायर नहीं करेंगे एनिमल्स मरने के बाद। तो एनवायरनमेंट इतने बुरे वे में प्रभावित होगा कि इंसान नहीं जी पाएगा, और अगर जी भी पाएगा तो ना के बराबर के दिन जी पाएगा। तो जंगल ही जंगल हो जाएगा जब आपने सारे जानवर मार दिए। तो जो शाकाहारी जानवर हैं, मांसाहारी जानवर हैं, वो खत्म हो जाएंगे। तो मनुष्य अकेला क्या करेगा, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी। तो आज शाम को 6 बजे के आसपास चंद्रयान-3 जो है उस दक्षिणी ध्रुव पर, जो चंद्रमा का है, उस पर पहुंचने वाला है। तो एक तरफ हम विज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं और दूसरी तरफ बहुत सारे मनुष्य ऐसे हैं जो जंगली जानवरों को मार रहे हैं, और उनको ये नहीं मालूम कि इकोलॉजिकल सिस्टम जो है हमारा, पारिस्थितिकी जो तंत्र है, वो बहुत गड़बड़ा रहा है, और उसी की वजह से बेमौसम बारिश हो रही है और ज़्यादा बारिश हो रही है, और बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बहुत जनजीवन का नुकसान हुआ है। तो ये भी कहीं ना कहीं मनुष्य के ज़्यादा छेड़छाड़ करने से हो रहा है। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़रा इस किताब का मूल्य, प्रकाशक एक बार बता दें सबको कि ये कितने की किताब है, किसने छापा है? जी, प्रकाशक इसके हैं एनबीटी इंडिया, हम्म, और इसका जो प्राइस है वो है 70 रुपये। 70 रुपये। अच्छा, अंदर के जरा एक दो चित्र दिखा दीजिए कि ये जी, कैसी चित्र किताब। इसमें कई हैं, आखिरी चित्र देख सकते हैं आप। अच्छा, थोड़ा सा आगे रखिए। अच्छा, ये, अच्छा ठीक। अच्छा, तो और ये मायना स्तर की है। अच्छा, माइनर स्तर की मतलब? मैना मैम, मैना स्तर की मैना मतलब? कुछ ऐसी ही इन जो कि ये किताबें होती हैं उनमें ऐसा ही स्तर होता है। अच्छा, ये बच्चों की बच्चों के हम्म, लिए है। अच्छा, गुड। और चित्र भी बड़े अच्छे जैसे हैं। पठन स्तर 1, पठन स्तर 2 था, वैसे हम्म, इसमें भी मायना, कबूतर जैसे स्तर हैं। मैंने देखा है, बच्चों के लिए है ये कहानी। जी। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबे समय बाद आप दोनों एक साथ दिखाई दिए हम सबको, तो बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शुक्रिया।